खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आप जानते होंगे कि हम लोग की क्लास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से चल रही थी। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तीसरी क्लास है, याद रखिएगा। इस क्रम से हमने क्लास को समाप्त किया है। चैप्टर 1, 2, 3 ऐसे करके हम लोग की क्लास जो है 6 से 9 चैप्टर एक ही में चल रहा है। आप देख रहे होंगे 6 से 9 चैप्टर का तीसरा भाग ये चल रहा है। आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है तीसरा भाग। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य इसमें डाले गए हैं परीक्षा की दृष्टि से, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर इसके पहले के 2 भाग को आप देख लेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके पहले जो क्लास जहां तक लिया गया था, उसके बाद हमको पढ़ना था गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन याद रखिएगा 3 बार हुआ था। भारतीयों को बराबरी की हैसियत देने के मत से गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अब तीनों के विषय में देखा जाए जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ था। अध्यक्ष से रेग्जे मैकडोनाल्ड। ठीक है, उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था। निष्कर्ष क्या निकलता है? एकता का अभाव था, इसलिए कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। याद रखिएगा, एकता के अभाव के कारण पहले गोलमेज सम्मेलन में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जैसे देखेंगे, गांधी जी इरविन समझौते के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रश्न ये आता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरे में भाग लिए थे। अक्सर प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है। तो प्रश्न आता है किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, 14 अप्रैल को जो है अम्बेडकर दिवस मनाया जाता है। और भारत के प्रथम कानून मंत्री भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। पहली बार बैरिस्टर की उपाधि भी उन्हीं को मिली थी। अब लोग आते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के विषय में देखा जाए, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 कांग्रेस ने केवल इसी सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस के प्रतिनिधि गांधी जी ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधि ने भाग लेते हैं। इस सम्मेलन में आपसी एकता के अभाव होता है। याद रखिएगा, यहाँ भी वही दिक्कत है। इस सम्मेलन में आपसी एकता का अभाव होता है क्योंकि सभी लोग पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे। गांधी जी वापस आकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। अब हम लोग आते हैं जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विशेषता क्या थी, उसकी विषय देखा जाए। एग्जाम में ये भी अक्सर पूछा जाता है कि गांधी जी, पहला प्रश्न यह कई बार आ चुका है कि किस जहाज से पहुंचते हैं। याद रखिएगा, गांधी जी SS राजपूताना जहाज से पहुंचते हैं। गांधी जी किंग्सले हॉल, याद रखिएगा, नाम में नोट करिएगा, किंग्सले हॉल में ठहरते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ इनकी बातचीत सेंट पॉल पैलेस लंदन में होती है। अब जनरल प्रश्न एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा उनका गहराई स्तर बढ़ गया है। ठीक है, उसी हिसाब देखते हुए कंटेंट को बनाया गया उसी हिसाब से। यहाँ आप देखेंगे, फ्रैंक मॉरिस ब्रिटिश पत्रकार का कथन था कि अर्धनग्न फकीर के द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री से बातचीत हेतु सेंट पॉल पैलेस के सीढ़ियों पर चलने वाला दृश्य अद्भुत है। ठीक है, क्या कथन था? फ्रैंक मॉरिस का था। याद रहे, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। ठीक है, कहीं कहीं चर्चिल लिखा रहता है, किसने कहा था? फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। हिंदुस्तानी महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू ने और राष्ट्रीय दल का प्रतिनिधित्व मदन मोहन मालवीय ने किया था। अब हम लोग आते हैं तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। और सबसे पहले प्रश्न तो ऐसे भी आते हैं कि आपको सुमेलित करना है गोलमेज सम्मेलन और बगल में सन लिखा रहेगा। दूसरा प्रश्न अक्सर ये आता है कि किसने, गांधी जी किस सम्मेलन में भाग लिए थे। दूसरा प्रश्न आता है कि तीनों में कौन भाग लिए थे, ये प्रश्न आता है। और लिखिएगा गोलमेज सम्मेलन के विषय में कौन सा कथन असत्य है, और तीनों को मिला के 1-2 लाइन उसमें से दे दी जाती है। ऐसे इसको देखेंगे, हमें अक्सर आता है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक होता है। डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सन आप याद रखिएगा, सन ही पूछा जाता है। इस सम्मेलन में श्वेत पत्र रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें 1935 का भारत शासन अधिनियम हेतु ठोस योजना के अंतिम स्वरूप पेश किया गया है। इस अधिनियम के बनते ही कई क्षेत्रीय पार्टियां भारत में बनी। सांप्रदायिक पुरस्कार 1932 देखते हैं। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पुरस्कार घोषणा होता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेग्जे मैकडोनाल्ड जो है नेक्यूनल अवार्ड जारी करते हैं। सांप्रदायिक पुरस्कार घोषणा अंग्रेजों का बांटो और राज करो नीति का एक भाग कहा जाता है।
सांप्रदायिक पुरस्कार 1932 में अनुसूचित वर्ग और मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात कही गई थी। याद रखेंगे, नोट में देखिएगा, सांप्रदायिक पुरस्कार के कारण गांधी जी यरवदा जेल में आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 से प्रारंभ करते हैं। पांचवें दिन यानी 26 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता होता है। ठीक है, और ये टेस्ट पेपर है, एग्जाम डेट आप समझ रहे हैं आ चुका है, अभी भी समय है, बहुत ज्यादा आपका पूरा पर्याप्त समय है। इस समय आपको सबसे अधिक एमसीक्यू हल करना चाहिए। आयोग के सिलेबस के अनुसार जो है चैप्टर वाइज लगभग 350 से ऊपर टेस्ट बना दिए गए हैं, चैप्टर वाइज यूनिट वाइज बना दिए गए हैं। समझ लीजिए आप एक एक टेस्ट को जब हल करेंगे तो एक थियरी की तरह एक एक प्रश्न को जो है एक एक लाइन से प्रश्न ही बना दिए गए हैं, जहां से भी एक हर थियरी से लगभग एक एक प्रश्न बना दिए गए हैं। आप थियरी ही हल करेंगे और प्रश्नों को हल करने से याद रखिएगा अभ्यास करने से पूर्णता आती है। अब समय है एमसीक्यू हल करिए, आपको टेस्ट पेपर ये ले लेना चाहिए और लेके जो है सभी टेस्ट पेपर को 2 से 3 बार एग्जाम देने से पहले आपको हल कर देना चाहिए। आप खुद महसूस करेंगे कॉन्फिडेंस लेवल और आपके स्कोर निश्चित ही बढ़ेगा। ये टेस्ट पेपर की वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी। टेस्ट पेपर के विषय में आपको मैं बताना चाहूंगा कि बिल्कुल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। इसमें आपको क्या मिलेगा, ई पीडीएफ मिलेगा, ई पीडीएफ पे वीडियो भी मिलेंगे, फिर जो है वीडियो पे टेस्ट मिलेंगे, फिर आपको फाइनल टेस्ट मिलेगा। इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी, तब जीएस पेपर में 100% पूर्णता आएगी। इसमें आपको ई पीडीएफ नोट्स मिलेगा हिंदी अंग्रेजी में 2014 से लेकर अब तक जितने पेपर हुए हैं साल भर पेपर, इसमें क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा। ऑर्गेनाइज क्लास सीक्वेंस में मिलेगा। याद रखिएगा सभी यूट्यूब पे सभी क्लासेस सीक्वेंस में नहीं है, यूट्यूब पे क्लासेस बाद में अनलिस्टेड कर दी जाती हैं। सीरीज के रूप में सैकड़ों की संख्या में सिलेबस वाइज टेस्ट, मॉडल पेपर और जो है यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। इसका रेट 1999 है, लेकिन ये 1299 रुपए में अभी दिया जा रहा है। याद रखिएगा अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर जिलाए। और याद रखिएगा इस कोर्स को लेने के लिए आप examsiddhi.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है तो जा सकते हैं। हमारी पुस्तकें भी कुछ है तो आप देखेंगे तो आप चाहें तो पुस्तक भी ले सकते हैं और इस टेस्ट पेपर को देख लेना चाहिए। पढ़ाई में कभी भी टेस्ट पेपर को हल करते समय कंजूसी नहीं करना चाहिए। क्या पता कुछ नंबर आपका टेस्ट पेपर से ही बढ़ सकता है। ठीक है, और ये पुस्तक आप चाहे तो मंगा सकते हैं। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, जो टेस्ट परचेज नहीं किए हैं वो इस पे जो है आइए, निःशुल्क टेस्ट होता है, सुबह आ सकते हैं। ये आपका जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। हाँ, एक बात और करना था, जो लोग टेस्ट परचेज कर चुके हैं उनके लिए न्यूज ये था कि टेस्ट जहाँ सबमिट करते हैं, एक तो पर डे रात को 9 बजे टेस्ट होता है, और टेस्ट जब सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे व्यू ऑप्शन करके आता है, उसमें जरूर देख लेंगे जो अभी आपने टेस्ट दिया उस टेस्ट में कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, कौन से सही हुए, जरूर देखना चाहिए टेस्ट देने के बाद। इससे फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि जो गलत हो जाता है आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा और दोबारा उस प्रश्न को आप जब हल करेंगे तो गलत आपसे नहीं होगा। ये काम आप जरूर करेंगे, टेस्ट देंगे तो इसके बाद ये भी एक काम करेंगे। 3 मिनट लगता है, जो गलत होता है रेड में हो जाता है, सही होता है ग्रीन में हो जाता है। ठीक है, ऊपर ऑप्शन 3 बिंदु दिए हैं, उस बिंदु में आके अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उस पर क्लिक करके अपने डाउट को आप लिख सकते हैं, टीम द्वारा आपको वापस जवाब दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, पूना समझौता 1932। गांधी और अम्बेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को एक समझौता होता है जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अंतर्गत अम्बेडकर ने हरिजनों के पृथक मंडल की मांग को समाप्त करके एक साथ चुनाव की बात हुई। पूना समझौता में प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के 71 स्थानों से बढ़ाकर 148 सीट आरक्षित की गई। केंद्रीय विधानमंडल में 18 प्रतिनिधि सीट जो है दलित वर्ग के लिए आरक्षित है। गांधी जी के यरवदा जेल पूना में होने के कारण पूना समझौता पर हस्ताक्षर मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालाचारी तथा अंबेडकर के बीच में होता है। याद रखिएगा, यानी मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी और जो है ये आप अंबेडकर के बीच में ये समझौता होता है। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ या अखिल भारतीय हरिजन छुआछूत विरोधी लीग के स्थापना 1932 में होती है, जिसके संस्थापक गांधी जी और अध्यक्ष जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला होते हैं। इसी बीच गांधी जी अपनी पत्रिका हरिजन को निकालते हैं। भारत में दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 बड़ा इंपॉर्टेंट ये अधिनियम है, याद रखिएगा। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि देश अगर 1947 में आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और देश का कानून 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इस वर्ष जो है देश कैसे चला।
याद रखिएगा, इस वर्ष देश जो है इस भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चला। जैसा कि आप जानते होंगे, एक दिन अगर जो है कानून हटा लिया जाए किसी देश से तो उस देश में क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। लगभग 47 से 50 के बीच में ये भारत शासन अधिनियम जो है इसी के तहत हमारा देश चला। भीमराव अम्बेडकर क्या कहते हैं अपने स्टेटमेंट में कि भारतीय संविधान रीढ़ी है। किसका रीढ़ी है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का रीढ़ी है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके संबंधित जो प्रश्न आते हैं इसमें दिए गए हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 की शुरुआत साइमन कमीशन की नियुक्ति के साथ हो गई थी। 1935 के अधिनियम के अनुसार भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम में प्रांतों में दैश शासन समाप्त करके केंद्र में दैश शासन लागू किया गया। हस्तांतरित व आरक्षित विषयों का प्रावधान किया गया। परिणाम स्वरूप 1937 में विधानसभा चुनाव किया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों की संख्या जो है 11 थी। नेक्स्ट आप देखेंगे, 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा देश को भारत से अलग कर दिया गया। 1935 का अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक के अधिनियमों में सबसे बड़ा है। 1935 के अधिनियम के आधार पर भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण किया गया। 1935 के अधिनियम से संबंधित कुछ प्रमुख कथन निम्नलिखित है। सी राजगोपालाचारी जी का कथन है कि 1935 का अधिनियम दैश शासन से भी बुरा है। पंडित नेहरू का कथन आता है कि 1935 का अधिनियम दास्ता का अधिकार पत्र है। पंडित नेहरू ने 1935 के अधिनियम को एक ऐसी मशीन बताया जिसमें ब्रेक तो अनेक है लेकिन इंजन कोई नहीं है, याद रखिएगा। जिन्ना का कथन क्या आता है, 1935 का अधिनियम पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा, बिल्कुल अस्वीकृत है। यानी सी राजगोपालाचारी, पंडित नेहरू और जिन्ना जी जो है इनका विरोध करते हैं। इसमें आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है, लेकिन भारत का कानून 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। 1947 से 50 के बीच भारत 1935 के अधिनियम द्वारा चलता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा 1935 के अधिनियम को भारतीय संविधान का रीढ़ बताया गया है। ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट। वर्धा योजना के विषय में देखा जाए, वर्धा योजना इंपॉर्टेंट है। वर्धा जिला कहाँ है? ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। और यहीं से बुनियादी शिक्षा की नींव पड़ती है। ये देखते हैं क्या जाता है। इस योजना को महात्मा गांधी द्वारा 23 अक्टूबर 1937 को लाया गया। इसे नई तालीम या बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इस योजना को आगे राष्ट्रव्यापी व्यवहारिक रूप दिया गया। वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है वर्धा योजना से पड़ी। इस योजना में 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था दी गई। वर्धा योजना में संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास और ठोस चरित्र के निर्माण पर विशेष बल दिया गया। वर्धा जिला महाराष्ट्र में है। 1937 के चुनाव देखिएगा आप। 1937 ईस्वी के प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। 15 नवंबर 1939 ईस्वी को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। त्यागपत्र देने का प्रमुख कारण यह था कि 1939 में शुरू द्वितीय विश्व युद्ध में उस समय के वायसराय लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया था और देश में आपातकाल की घोषणा कर दिया था। इंपॉर्टेंट लाइन है, भी देखेंगे आप। इस कारण से मुस्लिम लीग और 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्त दिवस के रूप में मनाया गया। अगस्त प्रस्ताव 1940 के विषय में, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव को 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो ने घोषित किया। कुछ वायसराय का नाम या गवर्नर जनरल का नाम भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में अक्सर आता है। अब देखेंगे, अगस्त प्रस्ताव के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने पर सभी भारतीय दलों के प्रतिनिधियों की सभा बुलाकर उनके साथ संवैधानिक विकास पर विचार विमर्श किया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया एक प्रस्ताव था। भारत के गवर्नर जनरल में सर्वाधिक कार्यकाल लिनलिथगो का है, याद रखेंगे। पाकिस्तान की मांग 1940 में, 23 मार्च 1940 ईस्वी को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। पीस मिशन 1942 को होता है। पीस मिशन का गठन 11 मार्च 1942 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा किया गया, ठीक है। लेकिन 23 मार्च
1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। इसे 30 मार्च 1942 को सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने दिल्ली में प्रस्तुत किया, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। क्रिप्स मिशन के अनुसार युद्ध के बाद एक संविधान सभा बनाया जाएगा। क्रिप्स मिशन के अनुसार युद्ध के बाद एक नए भारत संघ का निर्माण किया जाएगा, जिसमें अंदर का राज्य भारतीयों जैसा वही नियम लागू होगा और बाहर की व्यवस्था ब्रिटिश साम्राज्य जैसा होगा। इसे अधिराज या डोमिनियन स्टेट कहा गया। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि संघ में शामिल नहीं होना चाहे तो कोई बात नहीं, वह संघ से बाहर रह सकता है। ये क्या कहते हैं? एक लालच देते हैं। इससे प्रथम विश्व युद्ध इन्होंने लालच दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए गांधी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कई लोग गांव-गांव जाकर नौजवानों को इकट्ठा करते हैं, और जो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होता है, इसलिए इकट्ठा करते हैं कि अंग्रेज कहते हैं कि विश्व युद्ध के बाद हम लोग क्या करेंगे, भारत छोड़ के चले जाएंगे, आपके जिम्मे कर देंगे। ऐसा वो नहीं करते हैं। वो गलती देखिए फिर यहाँ होता है। द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू होता है तो यहाँ क्रिप्स मिशन आते हैं, कहते हैं कि हम लोग आपको क्या करेंगे, युद्ध के बाद जो है आपको सत्ता सौंप देंगे। और सत्ता कैसे सौंपेंगे कि अंदर का राज आपको दे देंगे और बाहर का क्या व्यवस्था होगा हम लोग देखेंगे। यदि कोई राज्य अगर अपना स्वतंत्र देश की तरह चलाना चाहे तो चला सकता है। कुल झगड़े की जो है कॉल मैटर था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब ये तो कम पूछता है, लेकिन इसके बाद जो स्टेटमेंट आते हैं वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आप देखेंगे क्रिप्स मिशन के गठन को कांग्रेस अस्वीकार कर देती है। क्रिप्स मिशन के गठन पर जवाहरलाल नेहरू का कथन आता है, ये पूछा जाता है, मेरे पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए थे, इनको हम शामिल कर लूं तो भारत कई राष्ट्र में बंट जाएगा। ठीक है? महात्मा गांधी जी का कथन आता है कि क्रिप्स मिशन पोस्ट डेटेड चेक के समान है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। कांग्रेस के इस मिशन के लिए चर्चा के लिए मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त करती है। ठीक है? निम्नलिखितों ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती नाम दिया था। अब इम्पोर्टेंट ये भी है, भारत छोड़ो आंदोलन आप जानते भी होंगे, इसके विषय में इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ नोट किए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वर्धा बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे सामान्यतः भारत छोड़ो प्रस्ताव या वर्धा प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण महात्मा गांधी द्वारा ग्वालियर टैंक बंबई से जो है इस आंदोलन की घोषणा करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की तिथि 8 अगस्त 1942 होती है। भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 8 अगस्त 1942 की रात 12 बजे से सभी नेता को गिरफ्तार करना शुरू करते हैं। और जो है उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ यहाँ देखेंगे कि प्रारंभ कहाँ से होता है, 9 अगस्त 1942 को होता है। इसका प्रारंभ अगर पूछेगा तो 9 अगस्त 1942 को पूछेगा, आप लगाइएगा। ठीक है? आंदोलन की तिथि याद रखिएगा, यहाँ पे निर्धारित होती है 8 अगस्त को, लेकिन प्रारंभ कब होता है आप देखेंगे 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन में नारा दिया गया, प्रत्येक व्यक्ति अपना नेता स्वयं है, क्योंकि अंग्रेज द्वारा इस आंदोलन को नेतृत्वहीन करने का पूरा प्रयास किया गया, जैसे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किया गया था। जानते होंगे 1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। उसकी सबसे बड़ी कमी क्या रही कि जो भी नेतृत्व करता थे उसको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। जगह जगह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही चीज यहाँ रिपीट करना चाह रहे थे। अगर देखा जाए कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और भारत छोड़ो आंदोलन एक दूसरे के भाई थे। ठीक है? नेतृत्वहीन किया जा रहा है, और यही स्टेटमेंट जब आता है गांधी जी का कि प्रत्येक व्यक्ति जो याद रखिएगा स्वयं का नेता है। उसके बाद देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी भाषण में कहते हैं कि हम अपनी गुलामी को अस्थायी बनाए जाना देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। कांग्रेस या तो कार्य करेगी या फिर मर जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का नारा था, करो या मरो। कुसुम मेहता, राम मनोहर लोहिया ने रेडियो में संदेश प्रसारित करने का कार्य किया था। गांधी जी सरोजिनी नायडू को आंगा का फैलेस जेल पूना में रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल झारखंड में रखा गया था, जहां से जेल से जयप्रकाश नारायण भाग गए थे। प्रश्न आता है, याद रखिएगा। पंडित नेहरू को अहमदनगर किला जेल महाराष्ट्र में रखा गया था। अहमदनगर किला जेल महाराष्ट्र में रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पुस्तक लिखा, जिसका नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज था। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इन्होंने इस पुस्तक को कहाँ लिखा, याद रखिएगा, एक जेल में लिखा। किस जेल में? तो अहमदनगर जेल में या किला में उन्होंने लिखा था। इस पुस्तक में पंडित नेहरू ने लिखा कि चीनी यात्रियों ने भारत को इंतू के नाम से जानते हैं।
हिटलर का कथन था कि युद्ध में जीव महत्वपूर्ण होता है, न कि नीति। अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन था कि दुनिया विश्वास नहीं करेगा कि हाड़ मांस के व्यक्तित्व भी भारत में आया था। इसके बाद जो है 21 दिन के लिए गांधी जी उपवास में बैठ गए थे और उपवास का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव व दबाव अंग्रेजों पर पड़ा और गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन से मुस्लिम लीग क्योंकि पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, हिंदू महासभा सक्रिय नहीं था, नामपंथी या कम्युनिस्ट पार्टी याद रखिएगा दूर रहे, ये भी आता है। अब आप देखेंगे एक चैप्टर था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें बताया गया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के विषय में बताया गया था कि यहाँ एक चैप्टर डाल दिया गया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, यानी ये आखिरी चैप्टर है। इसके बाद एक चैप्टर बचेगा कथन वाला, वो भी हम पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, आपको सीधे याद करना चाहिए जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये शुरू करते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ठीक, छोटा सा है, आपको याद रखना चाहिए इसमें। अब पूछेगा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यानी 1857 में कौन थे? थॉमस ट्रांस। सीधे आप याद रखिएगा, कई बार सुमेलित करने के लिए ऐसे प्रश्न आते हैं और टेस्ट सीरीज आपको ले लेना चाहिए। टेस्ट सीरीज से आपके स्कोर बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं, याद रखिएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास बढ़ेगा, याद रखिएगा। पैसे रुपए आते जाते हैं, लेकिन एग्जाम से पहले जो प्रैक्टिस करने को मिलेगा, स्पेशल असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर के लिए डिजाइन किया गया है और आपको लेकर अपने स्कोर को जरूर बढ़ाना चाहिए। तो आप देखेंगे गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जो है आर मैकडोनाल्ड, ठीक है। 1930, 31, 32 बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते रहे होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1942 में विंस्टन चर्चिल, ठीक है। भारत की आजादी समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखिएगा। 1947 में कौन थे? एटली थे, ठीक है। तो ये क्लास जो है यहीं तक हम समाप्त करते हैं। जो लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब न किए हों, आप सबसे निवेदन है कर दीजिए इसको, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं ऐतिहासिक कथन के विषय, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते, परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही।